Welcome to you in 8th lecture of thermodynamics. Today's topics are spontaneous and non-spontaneous reactions, driving force and criteria of spontaneity, entropy, second and third laws of thermodynamics, Gibbs energy and relation of Gibbs energy with equilibrium constant. Clear? Now we go each topic one by one. First we go spontaneous and non-spontaneous reactions. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है या स्पॉन्टेनियस हमारे पास में प्रोसेस क्या है? क्लियर? A reaction or a process which occurs self by own power or initiated by other things. Clear? Yeah. That means a process which occurs self or by initiation. कहीं से इसको इनिशिएट किया जाए तब वो रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. क्लियर? रिमेंबर टू इट, all natural process are spontaneous and non-reversible. That is irreversible reactions. Clear? All natural processes are spontaneous and irreversible process. Clear? हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अब दो तरह के यहां पाते हैं आगे. Process occurs self, that is without initiation, and process occurs by initiation. Clear? Example. ठीक है, पहले देखते हैं जो विदाउट इनिशिएशन होते हैं. विदाउट इनिशिएशन जो बिना किसी इनिशिएट हुए और कोई प्रोसेस रन करते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं. ठीक? फॉर एग्जाम्पल आइए बात करते हैं. व्हेन यू डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट into water, it gives aqueous solution. Clear? Aqueous solution. It is a self occurring process. आप एक कंटेनर लीजिए, इसमें वाटर लीजिए, ठीक, और उसमें साल्ट ऐड कर दीजिए, शुगर ऐड कर दीजिए, ठीक. आफ्टर सम टाइम देखिए शुगर इज डिसॉल्व्ड. इसको इनिशिएट नहीं किया गया है, अपने आप होगा. In the same way, water is vaporized. Water से water vapors का बनना. ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है ना, घरों में से फर्श गीली है. After some time, it becomes dry. How? Water is vaporized self without initiation. In the same way, you add zinc shavings and sulfuric acid, immediately start evolving of H2 gas. इसको इनिशिएट नहीं करना है. You take some H2SO4 in a beaker and add zinc shavings. Start evolving of H2 gas. Start the reaction without any initiation. थ्रू इनिशिएशन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इनिशिएटेड प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस जो इनिशिएट किए जाते हैं उनकी बात करते हैं. एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कैंडल. अब कोयल अपने आप नहीं बर्न करना शुरू करेगा, कैंडल अपने आप नहीं बर्न करेगी, मगर कोयल को आपने बर्न करा दिया तो फिर वो अपने आप कंटिन्यू रहेगा, फिर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा.
ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ कोल ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास में, ठीक, क्लियर। इसी प्रकार से और भी है, कॉम्बशन ऑफ मेथेन, एलपीजी, ठीक, सीएनजी एंड सो ऑन। मेथेन को एक बार आप इग्निशन करिए, उसका इग्निटाइट करिए, उसका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। एलपीजी गैस को एक बार इनिशिएट कर दीजिए, एक बार बर्न कराइए उसको, तो अपने आप बर्निंग होगी। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लियर। और यदि आपकी किसी आइडियल गैस में प्रोसेस हो रहा है, जैसे एक्सपेंशन में आइडियल गैस, वहां ध्यान रखेंगे एंथैल्पी चेंज जीरो इस प्रोसेस। अगले आपके हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेस, भाई सिंपल सी बात, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। That means a process which does not occur self or not continue by initiation are called non-spontaneous reactions. Clear? This example, decomposition of calcium carbonate on heating. अब हीट करिए कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएट किया आपने बाय हीटिंग, मगर हीट करना बंद कर दीजिए, डिकम्पोजिशन इज स्टॉप्ड। कंटिन्यू नहीं रहेगा, फिर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये रुक जाएगा। ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्लियर। इसी प्रकार से व्हेन यू इलेक्ट्रोलाइज्ड on electrolysis, H2O gives H2 and O2, H2 at cathode, O2 at anode. But when you stop electrolysis, reaction also stopped. ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इनिशिएट तो किया आपने, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट की, मगर जहां आपने इनिशिएशन खत्म, ठीक है ना, इनिशिएशन खत्म किया, स्टॉप द रिएक्शन, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। और जो इनिशिएट करने के बाद कंटिन्यू रह ले, स्पॉन्टेनियस, जैसे बर्निंग अप कोयल, ठीक, कंबशन ऑफ एलपीजी एंड सो ऑन। अनदर वर्ड है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग driving force, you can say also a form of energy. Driving force also a form of energy. A driving force which is responsible for a spontaneous reaction. Spontaneous reaction की जो responsible force है, responsible factor है, that is called driving force. इस एग्जाम्पल, वाटर जो है हमेशा हिल से नीचे की ओर फ्लो होता है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट फ्लोज अप टू डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। So gravitational attraction is here a driving force. Clear? Now, next term, criteria of spontaneity. Criteria of spontaneity. There are two criteria. First is decrease in enthalpy. Decrease in enthalpy. Next is increase in
randomness. Randomness means disorderness. Clear? These are two factors for spontaneous. हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होते हैं? क्या उनका कॉज है हमारे पास में? एंथैल्पी को डिक्रीज कर, एंथैल्पी डिक्रीज होगी तब। और जब सिस्टम में हमारे पास में यहाँ पर रैंडमनेस हो, उसको बढ़ाने के लिए जैसे वाटर का वेपोराइज होता है, जब वाटर वेपोराइज होगा हमारे पास में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना, तो जो वेपर्स फॉर्म में बदलेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। क्लियर? ये आपका तो रैंडमनेस हमारे पास में इसके लिए जरूरी है। क्लियर? और जहां पर एंथैल्पी कम होगी वहां पर हमारे पास ये कंडीशंस डेवलप होंगी। तो ये दो इसके फैक्टर्स हैं, आपके क्राइटेरिया हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। क्लियर? अब एक वर्ड आया रैंडमनेस। रैंडमनेस से ही रिलेटेड वर्ड है एंटरोपी। represented by capital S. ठीक है? What is entropy? किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस होती है, डिसऑर्डरनेस होता है, डिसऑर्डर, उसका मेजरमेंट कहलाता है एंटरोपी। तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर in a system. For suppose हम लोग बात करते हैं आइस के बारे में, वाटर के बारे में और वाटर वेपर्स के बारे में। ठीक है? आइस में क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स में होते हैं और अपनी पोजीशन में रहते हुए वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे, बट व्हेन यू कन्वर्ट इनटू वाटर देन मॉलिक्यूल्स लीव द पोजीशन एंड स्टार्ट स्लाइडिंग मोशन, यानी कि रैंडम मोशन शुरू हो गई। यहां से यहां रैंडम मोशन हो गई, मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर हो गए, या ऑर्डरली अरेंज्ड है या डिसऑर्डर अरेंज्ड हो गए। जो भी कंटेनर का शेप है उस शेप में ढल जाते हैं लिक्विड। और जब उसको आप वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर मॉलिक्यूल्स बिकम मोर डिसऑर्डरली। ठीक है? रैंडमनेस ज्यादा बढ़ जाती है। जिस कंटेनर में रखा हुआ है हमने इसको, जहां तक स्पेस मिलता है मॉलिक्यूल्स रन करते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। जब तक किसी से कोलाइज नहीं होते हैं तब वो मोशन उनकी एक स्ट्रेट लाइन में रहती है। तो यहाँ अधिक हमारे पास में रैंडमनेस हो गई, मॉलिक्यूल्स अधिक डिसऑर्डर हो गए। तो एंट्रोपी हमारे पास में लगातार कैसी हो रही है? यानी एस सॉलिड के लिए देखें हम लोग, एस हम लोग यहाँ पर जो है लिक्विड के लिए देखें और एस गैस के लिए देखें, तो ये ऑर्डर है आपका एंट्रोपी। Entropy increases on increasing randomness. That means higher the randomness, higher the disorder, higher will be entropy. Clear? Now, when you change system from one state to another state, or you change temperature, then entropies also change, and this entropy change is indicated by this sign delta S. Clear? अभी आपने देखा कि टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, that means entropy is a state function and it is an extensive property. It is an extensive property, that is mass dependent property. Clear? So when state is changed, then change in entropy is represented by delta S.
for an isothermal reversible process, it is equal to the ratio of taken heat and temperature during the process. Clear? In an isothermal reversible process, change in entropy is equal to the ratio of taken heat and absolute temperature. So what will be its unit? Joule per Kelvin per mole. Its unit. Clear? अब कोई सिस्टम हमारे पास, सिस्टम सराउंडिंग्स होगी, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ठीक है ना? टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल, it will be equal to the sum of change in entropy in system and change in entropy in surroundings, and it will be greater than 0. रिमेंबर रखेंगे ये 0 होता है। अब देखिए, जैसे कि वाटर से वापस बन रही है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके लिए डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, और अब वाटर को आइस में कन्वर्ट करें तो रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, तो ऐसे में एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, एंट्रोपी विल बी नेगेटिव। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, इसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी यूज करनी पड़ेगी, और डेल्टा एस 0 है तो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए होगा। दैट मींस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर, इट शोज equilibrium process. Clear? Now we go another topic, second law of thermodynamics. There are no any mathematical equation for this law. There are only two statements, two main important statements. One statement is given by Clausius. इन्होंने सेकेंड लॉ को डिफाइन किया। इन्होंने क्या कहा है? विदाउट यूज ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, or you can say without use of external energy, heat from colder body to hot body, ठीक है ना, heat transfer from colder body to hot body is not possible. You cannot transfer heat energy from colder to hotter body without use of external agency. इसका एग्जाम्पल देखा है आपने कहीं? आपके घर में रखा हुआ फ्रिज, फ्रिज में जो पीछे कंप्रेसर लगा हुआ है वो क्या करता है? जो अंदर की फ्रिज के अंदर की जो हमारे पास में थिंग्स रखी हुई हैं, सामान रखा हुआ है, जो इसमें फूड्स पार्टिकल्स वगैरह है, वाटर है, ठीक है, एनीथिंग, उसको और कोल्ड कर रहा है, उसकी एनर्जी को बाहर फेंक रहा है कंप्रेसर रूम में, और रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोल्ड से हॉटर बॉडी की ओर भेज रहा है। कौन? कंप्रेसर ऑफ द फ्रिज। बट ये वर्क कब करेगा? व्हेन यू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे फ्रिज कोई काम नहीं करेगा। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के ये पॉसिबल नहीं। एक और स्टेटमेंट है बाय कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है, कैल्विन प्लांक के तो क्लासेस स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस बात की। इसमें क्या कहा गया आगे कह रहा है 100% conversion of heat energy into mechanical energy by an engine is not possible in nature. इसका 100% पार्ट जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ पार्ट इसका कहीं ना कहीं जो है बीच में लॉस होगा, ये इस बात में कहा गया है। यानी जो हीट है हमारे पास में, ठीक, मान लीजिए 100 जूल है, तो आप चाहें कि इसको वर्क में जो है हम लोग 100 जूल कन्वर्ट कर लें, पॉसिबल नहीं है। इट विल बी लेस देन 100 जूल। बाकी कहां जा रही है? बाकी कहीं लॉस हो रही है। डिफरेंस ऑफ बोथ इज लॉस्ट, ठीक है ना। ये मान लो Q है हमारे पास में, तो 100 माइनस Q जो है हमारे पास में, ये लॉस एनर्जी, ठीक। जैसे कि आप कार में, बाइक में जो कंबशन इंजन उनको स्टार्ट करते हैं, वहां फ्यूल का कंबशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, पूरी हीट एनर्जी इंजन को स्टार्ट करने में, रन करने में यूज नहीं होती। Some energy is lost in the form of radiations, in the form of sound and so on. यदि ऐसा पॉसिबल हो कि 100% एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल वर्क में, जिसे हम लोग कहेंगे आइडियल इंजन, मगर नेचर में ऐसा 100% आइडियल इंजन पॉसिबल नहीं। फिर एक आपका है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Third law of it is the only statement, ठीक। इसमें क्या कहा गया आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज 0 at absolute zero temperature. That is a statement of third law of thermodynamics. कोई मैथमेटिकल इक्वेशन उसके लिए क्लियर। नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, गिब्स एनर्जी। represented by कैपिटल G। ये क्या है? इट इज रियली, इट इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। किसी सिस्टम के द्वारा यूजफुल वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम लोग कहते हैं गिब्स एनर्जी। एंड इट इज इक्वल टू difference of enthalpy and product of temperature and entropy of the system. During change state of the system, enthalpy is changed, entropy is also changed, so energy is also changed, and it is given by this equation. This equation is also called Gibbs Helmholtz equation. Clear? Or simply called Gibbs equation. Simply called Gibbs equation. Clear?
Now, delta G value is very useful for spontaneous reactions. If delta G is equal to negative, then process will be spontaneous. And delta G is positive, then it will be non-spontaneous. Clear? And delta Z is equal to 0, then system will be in equilibrium with surrounding. That means no transmission of energy. Clear? Again remember, Gibbs energy is also state function and extensive property. Clear? How it is related with equilibrium constant? हम लोग इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में. जैसे ये रिएक्शन गिवन है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और एनर्जी में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक, ध्यान रखेंगे फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, delta G is given by this equation. This is delta G naught means standard change in free energy. ठीक है, और Gibbs energy. Gibbs energy is also called free energy. Q is the reaction quotient and equal to the active mass C, active mass D upon active mass A, active mass B. Clear? At equilibrium, you know delta G is equal to 0 and Q is equal to equilibrium constant. It is called equilibrium constant. Clear? So in this equation what will be? 0 is equal to delta Z naught plus RT log EK equilibrium. इसको हम लोग इजी करें, then delta G naught becomes minus RT log A के इक्विलिब्रियम. ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है, तो सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करें, it becomes in this way log on base 10 के equilibrium constant. There is a relation between Gibbs energy and equilibrium constant. Clear? यहाँ तक आपके लिए सफिशिएंट है. ये थर्मोडायनामिक्स के वीडियोस थे, इनको आप समझें, एंजॉय करें, ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए आप इंतजार करें. ओके.